हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह अपने इस चैनल के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स देख लिए थे। अगला चैप्टर है हमारा सैलिएंट फीचर। तो जुड़े रहें, ये सभी एग्जाम्स के लिए काम आएगा। आपके कुछ मेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, राइटिंग प्रैक्टिस, उसमें भी काम आएगा और एमसीक्यू वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें तो काम आएगा ही। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, पढ़ाई करते रहिए। देखिए, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कैसा है, कैसे बना, कहां कहां से लिया हम लोगों ने, ये चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मतलब इसमें क्या है कि कुछ राइटर्स को डिस्क्रिमिनेट करेंगे या कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे। हालांकि देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय के हालात और जो भी लोग बैठे थे वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो ठीक है, पर फिर भी एलिगेशंस लगते रहते हैं, तो वो हमें देखना है। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अभी तक का पूरे दुनिया का जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको हम उठाएं तो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। इसके लिए बहुत सारे कारण भी हैं, जैसे कि इंडिया का डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, डाइवर्सिफाइड कल्चर, और सबसे बड़ी बात कि हम चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर में तो हैं लेकिन यूनियन बायस्ड हैं, तो हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है। तो वो चीज हमें ध्यान में रखना होगा और वो चीज इसको बड़ा करेगा ही। तो देखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कंप्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली। रीजन क्या है इसका, मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, और चीजें जो भी हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है या सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बता दिया। सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, मतलब राज्यों के लिए अलग, जैसे कि आप अमेरिका में जाओगे तो वहां पर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, मतलब यूएसए का, और जितने भी स्टेट हैं उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ ऐसा स्टेट्स का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सभी पूरे हमारे राज्यों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रन करने के लिए तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बट ऑब्वियस है कि वो बड़ा होगा। ठीक है, एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिना असेंबली देख लेना, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या हमारा संविधान अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है? तो हाँ, हमारा संविधान अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो फाइंडिंग फादर्स थे जिनने हमारे संविधान को बनाया, उनने उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चेंजेस जरूरी थे या इंडियनाइजेशन जो उसका जरूरी था वो नहीं किया। ऐसा हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, वो भारत के लिए बहुत ही सुटेबल है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल नाउ अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ना? तो देखिए, दिया हुआ है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ब्लेंड ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड वाइड। जैसे कि हमने यूएस, यूके, आयरलैंड, कनाडा, अफ्रीका, अलग अलग सोर्सेस से हमने क्या किया कि जो भी चीजें थी, जैसे मान लो कि हमें एक पार्ट बनाना है कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम लोगों ने लगभग जो भी बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा और देख करके फिर उसमें सोचा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या सही है, कौन सा वाला सही है और कितने हद तक सही है, उसको फिर उसमें थोड़ा फेरबदल, मतलब जितनी जरूरत थी उतना करके उसको अप्लाई किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो चीजें पहले से हैं उनसे सीख करके और कुछ नया इंप्लीमेंट करना ये बेहतर हमेशा होता है। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसका जो बहुत बड़ा एक पोर्शन है वो कहां से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट ब्रिटिश रूल के टाइम किस जो एक्ट लगाए गए उनमें से किस एक्ट का है, तो वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इससे चेंज भी हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो फेडरल सिविल सर्विसेज था, फेडरल कोड था, वो चीजें यहां से हटा दिया गया। हालांकि एमपीपीएससी अगर आप देखेंगे तो एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि इस समय जो एक्ट लगा था उसमें कोर्ट को किस नाम से जानते थे हम, या जो सिविल सर्विसेज होती थी, तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई थी, ये हमें ध्यान रखना होगा। अप्रॉक्स 395 हमारे आर्टिकल से 250 प्रोविजंस जो हैं वो यहां से लिए गए हैं। थोड़ा सा देख लेना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, विद सम critics all borrowed constitution and patchwork constitution we have preferred to call it wisely curated। तो देखना, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे कि हाँ ये borrowed है, उधार लिया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, चूंकि जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों ने चीजों को देखा, समझा और फिर उसको चेंज किया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी इंटरव्यू में भी बैठेंगे तो आपसे पूछा जाएगा।
तो ये जरूर आपको हेल्प करेगा। ऐसे अगर आप वाइजली आंसर देंगे या सही आंसर देंगे तो, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि आपने जो पढ़ा है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी और फिर वहां इंटरव्यू में आपकी गाड़ी डूबेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसमें देखिए फंडामेंटल ब्लेंड एंड रिजिडिटी, अब देखिए इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखो एक मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इस पूरे दुनिया में। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसको हम इजीली अमेंड नहीं कर सकते या अमेंडमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब अमेंडमेंट के चांसेस बहुत कम होंगे तो क्या होगा, समय के साथ उसमें जो प्रोग्रेसिव बदलाव करने हैं, क्योंकि जो 1947 में हमारी स्थिति थी वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कुछ चीजें हमें बदलनी होगी, कुछ चीजें फिक्स भी होनी चाहिए, जिससे देश का बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, या हमारे देश का जो यूनिटरी बाइजनेस है, इसको हम अमेंड ना करें, जिससे हमारे देश के टुकड़े ना हो, खंडित ना हो, हमारा देश एक बना रहे। तो उन चीजों को हम क्या करेंगे, एकदम बैन कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें होंगी जिनमें मतलब देश के लिए बहुत जरूरी है और उसको अगर हम अमेंड कर रहे हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मतलब बहुत इजीली अमेंड नहीं हो जाए, और कुछ चीजें ऐसी होगी जो बार बार बदलने वाली है, उनको इजीली अमेंड कर लिया जाए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइंडिंग फादर्स ने क्या किया, इसको रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक मिक्सचर बनाया इन लोगों ने। मतलब जहां पर हमें बहुत इजीली अमेंड करने की जरूरत है वहां हम इजीली कर लेंगे, जहां पर हमें थोड़े टफ प्रोसेस की जरूरत है वहां पे हम टफ प्रोसेस से अमेंड करेंगे, और जहां लगता है कि अमेंडमेंट पावर नहीं है तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन बना ही रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब लगेगा कि पार्लियामेंट किसी ऐसे अमेंडमेंट को ला रही है जो हमारे देश के लिए खराब होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बैन कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। इवन क्वेश्चन कर सकता है पार्लियामेंट से कि ऐसा अमेंडमेंट क्यों और कैसे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक मिक्सचर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास जो अमेंडिंग पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये कहां से लिया गया था ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। थोड़ा बहुत आप ये चीजें देखते रहना, फैक्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के सोर्सेस हैं, अमेंडमेंट के जो जगह हैं वो क्या बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इजीली अमेंड हो जाता है? तो नहीं, जहां पर इजी जरूरत है वहां पे इजीली अमेंड करते हैं हम, और जहां पर टफनेस की जरूरत है या रिजिडिटी की जरूरत है वहां पे मतलब एज पर नीड हम लोगों ने इसको रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का एक बैलेंस वो बनाया है, ठीक है। इट इज नाइदर प्योरली रिजिड नॉर प्योरली फ्लेक्सिबल, ठीक है। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, साधारण बहुमत बोलते हैं। जैसे एक सिंपल लॉ पास करना है किसी चीज के लिए तो उसमें क्या होता है 1/2+1, अगर मतलब आधे से कुछ लोग, एक लोग भी ज्यादा वोट देते हैं तो ऐसे लॉ को हम पास कर देते हैं। तो ये सिंपल मेजोरिटी की बात हो गई, ठीक है। रिजिड, अदर रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी लाइक 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मतलब देखिए अब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होगा, 2/3 वोट होना आना चाहिए जो भी प्रेजेंट मेंबर है उनका, और उसमें कोरम वगैरह का भी ध्यान रखा जाएगा, कितने मेंबर आए हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजन कहां है। जब हम आर्टिकल 368 को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम इस चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि प्रेजेंट वोट का अगर 1/2+1 वोट मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल मेजोरिटी से पास बिल मानेंगे या अमेंडमेंट मानेंगे, और 2/3 अगर वोट मिलता है तो उसको हम क्या मानेंगे, स्पेशल मेजोरिटी मानेंगे, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट एंड सम अदर रिक्वायर्ड टू बी रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए कई जगह पे ऐसा भी हमने किया है कि स्टेट्स को भी कुछ पावर दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं, वो 368 में मैं यहाँ पे अगर पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओ और हमारा सेलिएंट फीचर छोड़ के आप अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लग जाओ, तो वो चीजें भी हैं, ध्यान देना। सॉरी, इसमें हमें ये देखना है कि स्टेट्स को भी हमने पावर दे रखा है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें स्टेट का कंसेंट बहुत जरूरी है, तो हम जो भी हमारे स्टेट होंगे, नंबर ऑफ स्टेट, 50% स्टेट से रेटिफाई करेंगे, मतलब उनको हम पहुंचाएंगे कि ये हम बिल ले रहे हैं, आपका इस पे कोई राय हो तो बताइए, सुझाव। हालांकि वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना कि रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो है ना, ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है,
यूनियन बायस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, तो हम स्टेट से पूछेंगे तो सही, लेकिन उनके रिकमेंडेशन को किस हद तक मानना है ये पार्लियामेंट के हाथ में है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि हाँ रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, पर क्या रेटिफिकेशन के जो वो रिकमेंडेशंस आए हैं वो सारे रिकमेंडेशंस मानने होंगे, या जो भी उनके प्रतिक्रिया है उसको माननी होगी, तो नहीं ऐसा नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना। आर्टिकल 368 मैंने पहले ही बता दिया आपको, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस्ड। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इसमें यूनियन गवर्नमेंट की स्ट्रांगनेस भी दिखती है, मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल इंडिया है, सारे स्टेट्स के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज्यादा है। तो ऐसा हमें याद रखना है कि हमारा फेडरलिज्म विथ यूनियन बायस्ड है। या आप अगर देखोगे अलग अलग फिलोसोफर का, आइवर जेनिंग साहब हैं, अंबेडकर साहब हैं, इन लोगों को अगर आप पढ़ोगे, आगे हम पढ़ेंगे भी, तो कुछ लोग बोलेंगे बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, कुछ लोग बोलेंगे क्वासाई फेडरलिज्म है, ठीक है, यूनियन बायस्ड फेडरलिज्म है। ऐसे टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाता है और ये एमसीक्यू में आपके आता भी है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो फेडरल फीचर्स क्या है, टू गवर्नमेंट्स, जैसे डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कुछ पावर स्टेट के पास, हमारे पास तीन तरह की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट डिसीजन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो यूनियन लिस्ट है उस पे यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, कॉन्करेंट पे दोनों लेते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना दिया और सिमिलर लॉ है तो सेंट्रल का लॉ लागू होगा, ठीक है, मतलब फिर भी डिवीजन ऑफ पावर तो है यहाँ पे, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरलिज्म का पहला फीचर यही है कि डिवीजन ऑफ पावर होगा और दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो ये भी चीज आप याद रखो, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान की सर्वोच्चता बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ध्यान देना, हालांकि मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अब थोड़ा सा इसमें हमें अंतर देखना होगा, क्या है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो दो तरह से काम करता है, एक तो फेडरल कोर्ट जैसा भी काम करता है और एक लोअर कोर्ट्स के लिए हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसा भी काम करता है। मतलब जो भी अपील होंगे, अपीलेट जुडिक्शन, लास्ट अपीलेट जुडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अमेरिका में जाओगे तो जो फेडरल कोर्ट है वहां पे वो स्टेट्स की सिर्फ लड़ाइयां देखता है, लेकिन अगर आपके इंडिया में अगर आप कोई केस हार गए और बड़ा केस है और वो आप हाई कोर्ट से हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के उसको अपील कर सकते हो। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है हमारे यहाँ, नो डाउट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये देख लेना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी में कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट्स जुड़े हुए हैं और हाई कोर्ट्स के नीचे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सारे कोर्ट्स एक दूसरे के हायरार्की को फॉलो करते हुए काम करते हैं। बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, मतलब डुअल हाउस है। यूनिटरी बायस मैंने आपको बता दिया, यूनिटरी बायस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर होगा और वो इनडिस्ट्रक्टिबल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मोर पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सिंगल सिटीजनशिप, आप ये भी ध्यान रखना, जैसे कि जहां पे डुअल सिटीजनशिप होता है वहां आप जाओगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास नेशनलिटी होगा और साथ में आपके स्टेट की भी जो सिटीजनशिप होगी वो कैरी करनी होगी, ठीक है। इंडिया में हम ऐसा नहीं लिखते हैं कि सिटीजनशिप में जैसे मान लो कोई बिहार से है या मध्य प्रदेश से है या यूपी से है तो भारतीय निवासी मध्य प्रदेशीय निवासी भारतीय, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं हम सिर्फ इंडियन लिखते हैं, ठीक है ना, या एमपी सिटीजन या यूपी सिटीजन इंडियन, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप के और भी वो हैं, हम देखेंगे, पर अभी आप इतना याद रखो। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मैंने पहले ही बता दिया कि हायरार्की में है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, है ना, फिर इसके नीचे लोअर कोर्ट्स जो भी हैं, सॉवरनेट कोर्ट्स। तो हमने जुडिशियरी को क्या कर रखा है, एक इंटीग्रेटेड कर रखा है, मतलब यहां से आप केस अगर हारोगे तो यहां अपील कर सकते हो, यहां से हारो तो यहां अपील कर सकते हो, यहां से कुछ केसेस डायरेक्टली जाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, अब इमरजेंसी प्रोविजंस हम डिटेल में देखेंगे, ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस भी है, पर अभी आप समझ लीजिए हमारे देश में तीन तरह से इमरजेंसी लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगर कंट्री के अंदर पहले क्या होता था कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए सिर्फ वायलेशन वगैरह या रिवेलियन था, अभी क्या हो गया, वो आर्म रिवेलियन कर दिया गया है। मतलब जब जनता सड़क पे असला बारूद या हथियार लेकर के उतर जाए तो फिर इमरजेंसी लगाया जाएगा। एक्सटर्नल एग्रेशन भी हो सकता है, मतलब कोई वॉर लाइक सिचुएशन या कुछ ऐसा डिक्लेयर हो जाए तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं। अगर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया,
ठीक है, तो हम स्टेट इमरजेंसी जिसको हम पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं वो लगा देंगे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी नाम से ही पता है, अगर मॉनेटरी क्राइसिस आ गया है, ऐसा कुछ लग रहा है कि आने वाला है, तो उस टाइम पे हम लगाते हैं 352, 356, ये आप आर्टिकल याद रखना, 352, 356 और 360, शायद आगे हमारे स्लाइड में हो, और नहीं हो तो आप ये तीनों आर्टिकल याद रखना, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वासी फेडरल बाय केसी वेयर साहब, तो ये याद रखना किसने बोला है क्वासी या क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो केसी वेयर ने कहा है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। फेडरल इन स्पिरिट बाय, तो ये फेडरल स्पिरिट किसने बोला है, ये बोला है ग्रानवेल ऑस्टिन साहब ने। तो ये याद रखना, अम्बेडकर साहब ने क्या बोला था, किसने क्या कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये पूछा जाता है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, ये होमवर्क है आपका कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, ठीक है। यूनियन बायस्ड फेडरलिज्म किसने कहा है, क्वासाई फेडरलिज्म किसने कहा है, तो ये चीजें आपके एग्जाम में मैच द कॉलम में भी आ सकता है और वन लाइनर में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो गवर्नमेंट के लिए या जो रूलिंग के लिए या जो लॉ बनाने के लिए या हमारे देश को चलाने के लिए जो सिस्टम हमने अपनाया है कि कौन से लोग देश को चलाएंगे, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, कैसे कोई लॉ या बिल या कोई एक्ट इंपोज किया जाएगा, या कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके की बदलाव करने की जरूरत है, कुछ भी अगर जरूरत लगता है तो ये कैसा होगा, तो हमने अपने देश के लिए अपनाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है, ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल से लिया गया है। मतलब वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसके जो पार्लियामेंट बना था उसको हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोला, और फिर सारे जो जिन जिन लोगों को लगा कि हाँ हमें ऐसी व्यवस्था बनाना है, उनने उनसे कॉपी किया। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल तो है मॉडल, हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्ट कॉपी, मॉडल मतलब उसी के जैसा हमने उठा लिया, क्योंकि अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखें तो वहां पर हेड कौन है, किंग है या क्वीन है, जो भी मतलब क्राउन है, वहां के जो भी राजा या रानी है, उनके नाम से देश का पूरा काम होता है। पर हमारे यहाँ तो हमने राजतंत्र अपनाया ही नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लगा हुआ है। तो देखिए अगर डेमोक्रेसी लगा हुआ है तो हमारे यहाँ कौन होगा, तो हमने अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश फीचर्स, देखिए प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल हेड। अब देखो ये क्या है, नॉमिनल हेड कौन होता है, जिसके नाम से कोई भी बिल, कोई भी एक्ट या देश का कोई भी काम होता है। जैसे अपने यहाँ जो भी काम करता है वो कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, लेकिन जो भी रूल रेगुलेशंस लॉ है या कोई किसी देश के साथ कोई हमारा जनरल मेमोरेंडम साइन होता है या कुछ भी होता है, तो उस पे किसके नाम से होता है, तो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। मतलब दो चीजें हैं, एक तो नॉमिनल हेड और एक रियल हेड, मतलब एक जिनके नाम पर बिल बन रहा है और एक जो बिल बना रहा है, आप ऐसा भी याद कर सकते हैं। तो रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। आप जानते हैं हमेशा 56 इंच की बातें होती रहेंगी या ऐसी चीजें होती रहेंगी कि जैसे मान लो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपको दिखते रहेंगे, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो इनके नाम ज्यादा आप सुने होंगे बजाय कि द्रौपदी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि उनका नाम नहीं आता है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी काम करता है, मतलब जैसे मान लो कोई बिल बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। और पार्लियामेंट के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये बिल पास करेंगे, इनके मतलब मेन कर्ता धर्ता ये होंगे, और ये फिर इसको पहुंचाएंगे कहां पे, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साइन करेंगे। मतलब जो भी काम हो रहा है वो प्रेसिडेंट के कंसेंट से हो रहा है। तो किसके नाम से हो रहा है, प्रेसिडेंट के नाम से हो रहा है। कर कौन रहा है, तो पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। क्लियर है, कर रहे हैं। तो ये चीज आप याद रखना। डिफैक्टो डिजूरे टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये आप याद रखना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग देखेंगे कैसा क्या है आगे, तो अभी बस इतना याद रखो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसा, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर। अब देखो क्या है कि कोई भी अगर बिल या कुछ भी आता है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बोलते हैं सिंग टुगेदर और स्विम टुगेदर। मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक कोई मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया तो पूरी सरकार गिरी हुई मानी जाती है, ठीक है। या नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर आए और बोले कि आज मैं रिजाइन देता हूं तो सरकार गिर जाएगी। क्लियर है, तो ये चीज समझना, हम इसको डिटेल में देखेंगे। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट तो है, वो फेडरल कोर्ट नहीं बोलते हम उसको, लेकिन राज्य के मसले तो सुलझाएगी। साथ में वो क्या है, जो लोअर कोर्ट्स हैं या जो हाई कोर्ट है, उनके जो लास्ट अपील होता है वो कहां पे होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। पहली बात कि एक दूसरे से जुड़ी हुई जुडिशियरी है। सबसे ऊपर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, मैंने अभी बताया आपको।
और इसके नीचे क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, लोअर कोर्ट्स होंगे। ये सारी चीजें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्लियर है? सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ये फेडरल कोर्ट जैसा भी काम करता है और इंटीग्रेटेड है तो दूसरे कोर्ट्स का भी। अच्छा, इंडिपेंडेंट है, ये बात ध्यान रखना, मतलब इसका जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका कोई प्रभाव जुडिशरी पे नहीं होगा, ताकि वो फेयरलेस वर्क कर सके। क्लियर है? तो द जुडिशियल सिस्टम इंक्लूडेड सुप्रीम कोर्ट, ऑन द टॉप मैंने बता दिया आपको हाई कोर्ट, और इसके नीचे ऐसे ही लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट चलते रहेंगे। ठीक है? इट इज इंडिपेंडेंट टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विसेज कंडीशन फॉर द जजेस। अब ये क्या है इंडिपेंडेंसी? ये है कि अगर जैसे मान लो कि मुझे जज बनाया गया, तो मैं जब तक जज बना रहूंगा जब तक मैं अपने रिटायरमेंट की एज को कंप्लीट नहीं करता, या मुझ पे कोई ऐसा प्रूव्ड करप्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता। तो इसमें क्या होगा कि मेरी सैलरी फिक्स है, मेरे जो भी सर्विस के कंडीशन है, मतलब मेरे को जो भी सैलरी मिला हुआ है, अलाउंसेस मिले हुए हैं, गाड़ी वाड़ी जो भी चीजें मिली हुई हैं, उनमें किसी भी तरीके का नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। दूसरा चीज, मेरा टेन्योर भी नहीं घटाया जाएगा, मेरा टेन्योर भी फिक्स है, जितने साल के लिए मैं लगा हूं कि इस एज में मैं रिटायर होऊंगा तो उसी एज में रिटायर होऊंगा। अगर मैं कुछ गलत नहीं करता हूं, ब्लंडर नहीं करता हूं, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि ये ऐसा इसलिए बनाया हमारे फाइंडिंग फादर्स ने कि जब जज कोई जजमेंट दें तो उसमें हो सकता है किसी नेता के बेटे हों या नेताजी खुद ही हो, तो उनके मन में डर हो कि पार्लियामेंट से कुछ ऐसा बिल आ जाएगा जहां से मुझे हटा दिया जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस चीज से उनको फियरलेस करने के लिए, इंडिपेंडेंसी उनकी बढ़ाने के लिए, ताकि वो अनबायस्ड डिसीजन दे सकें, ये लगाया गया। क्लियर है? तो जज एक बार बना दिया गया, उनके जो भी सैलरी हैं और जो भी उनके अलाउंसेस है वो फिक्स कर दिए गए। टेन्योर तो बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है कि आप किसी भी एज में लगे, आपको रिटायरमेंट की एज ये होगी, तो उस एज में वो रिटायर होंगे। क्लियर है? तो वहां तक वो बने रहेंगे। और ये जो चीज है वो ऐसा है कि मतलब आप फिक्स है चीजें, मतलब टेन्योर फिक्स है, सैलरी फिक्स है, सर्विस कंडीशन फिक्स है, तो अब वो फियरलेस डिसीजन लेंगे। ठीक है, मर्डरर है, लटका दिया जाए, या जो भी उसके हिसाब से सही चीज बनता है, मतलब डरेंगे नहीं वो कि क्या मालूम कहीं कल को नौकरी हो या नहीं हो, चीजें ऐसी। तो इसके लिए सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, ये ध्यान रखना, द इंडियन जुडिशियरी कैन डिक्लेयर सेंट्रल लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए, मैंने अभी बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी सेंट्रल लॉ को जुडिशियरी डिक्लेयर कर सकती है। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी लॉ, कैसी भी लॉ बना दे जो देश के लिए हानिकारक हो या देश के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर जुडिशियरी आकर के क्वेश्चन कर सकता है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है? व्हाइल द पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। वहीं पर हमने पार्लियामेंट को भी कुछ वो दे रखे हैं, पावर्स दे रखे हैं कि आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन एक केस हुआ था और उस केस के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था। ये केस आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा केस था और कहां से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आएगा। हालांकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब आगे के चैप्टर्स में जब भी आएगा बेसिक स्ट्रक्चर और ऐसी चीजें तो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा रिसर्च करते रहो, क्या खोजी बने रहोगे ना, ढूंढते रहोगे ना, तो चीजें आपको ज्यादा याद होंगी। क्लियर है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका केस क्या है, क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पार्लियामेंट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है और क्या ग्राउंड होंगे उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का, थोड़ा सा आप देख के आना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ये फंडामेंटल राइट क्या है जो सभी लोगों को मिले हुए हैं, जितने भी इंडियन सिटीजन है। हाँ, कुछ राइट्स हो सकता है फॉरेनर्स को भी दें, लेकिन वो मेन इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। क्लियर है? अब ये कहां से, तो 12 to 35 तक अभी मोटे तौर पे याद कर लो। इसके एक एक आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, एग्जाम में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। अभी तो हम ये समझ रहे हैं बस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं और इन फंडामेंटल राइट्स को एवरी सिटीजन को मिला हुआ है जो भारत का सिटीजन है। ठीक है? गारंटेड 6 कैटेगरीज ऑफ द राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। देखिए, जितने भी सिटीजन हैं उनको 6 तरह के राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है? और ये जस्टिसेबल इन नेचर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो मैं हाई कोर्ट पहुंच जाऊंगा, मेरा अगर इच्छा हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकता हूं। बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है? तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता है किसी के भी। ठीक है? दे आर
इमिटेशंस ऑफ द ट्रायल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत। आप बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब कोर्ट में इनको चैलेंज किया जा सकता है और ये सारे आपको मिल के रहेंगे, ऐसा आप समझ लो। क्लियर है? राइट टू द प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 31 उसको डिलीट कर दिया गया, मतलब अमेंड कर दिया गया और डिलीट करके कहां डाल दिया गया? 300A में डाल दिया। मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट हो गया आपका। याद रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1979 में और इसको अब लीगल राइट बना दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, तो आपको लगाना है लीगल राइट है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 30 को डिलीट किया गया, 31 को डिलीट किया गया। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये भी पूछा जा सकता है कि अब ये 31 कहां एग्जिस्ट करता है, तो ये फंडामेंटल राइट से बाहर एग्जिस्ट करता है 300A में। क्लियर है? अब डीपीएसपी की बात करते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि डीपीएसपी क्या है। तो देखिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाइंडिंग फादर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उस समय जो हमारे देश का कंडीशन था वो बहुत बढ़िया नहीं था। मतलब मॉनेटरी बेसिस पे हम लोग अभी अभी आजाद हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स से हमें लड़ना भी है। तो एकदम से हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा देश विद इन ईयर और 6 मंथ और 2 महीने में ही हम इतने डेवलप्ड हो जाएं कि बाकी डेवलप कंट्री से भी आगे निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनने बहुत वाइजली क्या किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज डाल दिया, डीपीएसपी डाल दिया। मतलब ये राज्य के कुछ निर्देश हैं, जैसे कि हम लोग घर से निकलते हैं, मतलब समझने के लिए बता रहा हूं, आप समझ लेना कि घर से हम निकलते हैं तो मम्मी कहती है कि बेटा किसी का दिया हुआ मत खाना, खिड़की से बाहर हाथ मत निकालना, ठीक है, या कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करना जो कि बराबर होते रहती हैं जब आप ट्रेन में बैठते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक स्टेट को जनरल ये आप समझो कि इंस्ट्रक्शन है, जो स्टेट के पास जैसा जैसा व्यवस्था आएगा वैसा वैसा स्टेट उसको लागू करेगी। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये तो इनजस्टिसेबल है, मतलब नॉन जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है इसका, मतलब इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते अगर राज्य लागू नहीं कर रहे हैं। तो फाइंडिंग फादर्स ने बड़ा वाइजली आंसर दिया कि सबसे ऊपर जनता है और जनता फिर क्या करेगी, 5 साल झेलेगी और 5 साल के बाद सरकार बदल जाएगी। भाई तुम्हारे पास पैसे थे, डीपीएसपी में हमारे ये प्रोविजन है, इसमें से कितने प्रोविजन लागू कर पाए आप, ये बताइए। तो हर 5 साल के बाद जनता पहलवान बन जाती है, नेताजी भीख मांगने लग जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं कि भैया गलती हो गई, अब डेवलपमेंट करूंगा। जनता कहती नहीं नहीं नहीं, 5 साल नहीं किया तो भाग यहां से। ठीक है, तो जो विकास करेगा वो डटा रहेगा, जो विकास नहीं करेगा कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। ठीक है, तो डीपीएसपी हर चीज को हम एकदम कोर्ट में ही जाकर के करें, कोर्ट के द्वारा ही लागू करवाएं, ये जरूरी नहीं है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होता है जिसको राज्य याद रखेगा और एज पर नीड उसको अप्लाई करते जाएंगे जैसा हमारे पास व्यवस्था आएगा। तो डीपीएसपी कुछ ऐसा ही है। इसके आर्टिकल भी याद रखना 36 to 51। ठीक है, पार्ट वगैरह आप देखते रहना। नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसका एनफोर्समेंट कोर्ट के द्वारा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। राज्य जैसे जैसे व्यवस्था होगा वैसे वैसे किया जाएगा। बट आर द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, आपको बता दिया हूं मैं। ठीक है, एम टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, ये इसलिए दिया गया कि जैसे व्यवस्था होगी वैसे वैसे राज्य का विकास किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज आया। ध्यान रखना, हमारे पास ये रूट कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था हमारे पास, एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट था। अब देखो, आप राज्य से सब कुछ बस लिए जा रहे हो, राज्य के लिए कुछ, आपकी राज्य मतलब भारत के लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है कि देश के लिए आप कुछ करो। तो आगे चल के पार्लियामेंट ने ये सोचा कि फंडामेंटल ड्यूटीज लगाई जाए। और फिर भी फंडामेंटल ड्यूटीज भी कैसी हैं, ये भी नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनको भी हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कहां जोड़ा गया, तो आर्टिकल 51A में है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कब अमेंड किया गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंपॉर्टेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इस अमेंडमेंट को। आगे आपको मिलेगा ये सारी चीजें डिटेल में, क्योंकि यहां पर हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, किस बेसिस पे काम करता है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, मतलब कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम बैठ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ये बताता है कि एक आर्टिकल डाला गया 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज डाला गया जो हर सिटीजन को फॉलो करना होगा कि भाई आप देश में हैं, राज्य में हैं, तो राज्य के लिए आपकी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, जैसे कि पब्लिक जो भी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, देश के लिए एक पॉजिटिव टेम्पर को आगे बढ़ाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन अबाउट देयर ड्यूटीज टू द नेशन एंड देयर फेलो सिटीजन्स। ये इसलिए है कि जो भी भारत के नागरिक हैं उनको एक याद दिलाते रहा जाए कि देश के लिए आपका भी कुछ ड्यूटी है, देश के लिए आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, और वो आप ध्यान में रखिए। ऐसे ही नहीं कि जब भी कुछ हो तो तुरंत मसाल लेके उतर गए रोड पे, और पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि हमारे ही टैक्स से खरीदी गई है, हमारे ही देश के विकास के लिए जरूरी है, उनको हम लॉस करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये बना, ठीक है। देखिए सेकुलर स्टेट, अ टर्म सेकुलर। अब देखिए सेकुलर स्टेट हमारा रूट कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म नहीं था, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे जरूर थे जो बताते हैं कि हमारा देश सेकुलर था, मतलब देश का या संविधान का कोई अपना पर्सनल रिलीजन नहीं है। आप देखिए भारत में सभी रिलीजन के लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा लॉ किसी भी तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। क्लियर है? तो ये चीजें थोड़ा बहुत ध्यान रखिए आप कि हम लोग कैसे हो गए सेकुलर। नो डाउट आर्टिकल हमारे पास थे कि सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की, या उनके प्रीचिंग की, या उनके प्रैक्टिस की स्वतंत्रता थी, पर हमने स्पेशली क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें से एक चेंज ये भी था, अभी हमने दूसरा चेंज देखा था कि फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए कि सेकुलर स्टेट होगा, मतलब देश का कोई अपना रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज नहीं है। हम सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट समान देते हैं, मतलब इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। द एम्बॉडीज ऑफ द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, वही चीजें हैं, मैं बस रीड कर दे रहा हूं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आप जानते हैं हर वो पर्सन जो एडल्ट है वो जाकर के अपना वोटिंग का राइट है, सब कुछ राइट उसको मिले हुए हैं, किसी भी तरीके के उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप इस कास्ट, इस रिलीजन, इस जेंडर, इवन जेंडर से भी हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 years ऑफ द एज इज राइट टू वोट। आप जानते हैं किसी भी सिटीजन को हम वोटिंग राइट से नहीं रोकेंगे, जबकि आप जानते हैं हम अंग्रेजों के समय वोटर लिस्ट आती थी और उसमें कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही ये लोग पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करते थे, जैसे कि जो टैक्स पेयर है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हम पे बंदिशें लगाई या हमें बेवकूफ बनाया, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। जो कि पहले इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 21 साल था वोटिंग राइट, बाद में इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1989 में अमेंड किया गया और बोल दिया गया कि अब 21 साल नहीं, हर वो पर्सन जो 18 साल का है उसके पास राइट टू वोट है, वो वोट दे सकता है और सरकार बदल सकता है या उसी सरकार को कंटिन्यू कर सकता है अगर अच्छा काम कर रही है तो, ठीक है। अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट दैट प्रमोट्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो जनता वोट देगी, अपने लिए सरकार चुनेगी, अपने पॉलिटिकल पार्टीज को जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम करने वाले हैं या जिनका एजेंडा ज्यादा बढ़िया है उनको वोट दिया जाएगा, वो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे और हमारे देश के लिए डिसीजन लेंगे। क्लियर है? सिंगल सिटीजनशिप आपको मैं पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब स्टेट का अलग नहीं है और सेंट्रल का अलग नहीं है। हम लोग दो सिटीजनशिप लेकर नहीं घूमते, हम सिर्फ भारतीय हैं, भारत के किसी भी कोने में हम रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर पे कुछ बंदिशें थी, वो हटा दी गई, अब जम्मू कश्मीर में भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप, अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट ऑफ एनी स्टेट, बता चुका हूं मैं। प्रमोट अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इससे क्या होगा, जब हम सब भारतीय होंगे तो राज्य के नाम पे एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे कि तू तो यूपी का है, तू बिहार का है, तू एमपी का है, तू राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। हम सब लोग कौन है, इंडियन है, और अगर ऐसा कोई करेगा तो कोई बात नहीं, उसका पूजा पाठ किया जाएगा, इलाज किया जाएगा, मेरे द्वारा नहीं, कोर्ट के द्वारा और पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं।
इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, तो यूनियन बायस्ड एक बहुत मतलब ये स्ट्रॉन्ग वो है कि हमारे देश में इमरजेंसी के लिए मतलब आपात के लिए भी हमने प्रावधान लगाए हैं। ठीक है, और 3 तरह का आपात होता है, मैंने बोला था, नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। ये जो था ना, ये पहले आर्म रेबेलियन नहीं था, इसको अमेंडमेंट के थ्रू किया गया कि अब ये आर्म रेबेलियन रहेगा। वही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, आप देख लेना। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं कि इन चीजों को बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, तो अभी मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। हाँ, हालांकि यहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड हो रहा है, तो ये अच्छा है। ठीक है, तो देखिए अब नेशनल इमरजेंसी कब लगेगा, मोटे तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, तो भाई वॉर के टाइम लग जाएगा, मतलब किसी भी कंट्री से हम वॉर लाइक उसमें हो, सिचुएशन में हो, वॉर हो रहा हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन जैसा लग रहा हो कि अब वॉर हो जाएगा, या देश की जनता किसी ऐसे कारण से या किसी भी कारण से अगर आम असला बारूद लेकर के, लाठी डंडे भाले लेकर के रोड पे उतर गई हैं, आम साथ में है जनता के, तो उसको उस बेसिस पे पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रपति को बोल करके या राष्ट्रपति को खुद लगता है तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, ये कब लगाया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे किया जाता है, ये तब लगाया जाता है जब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी भी राज्य में अगर फेल हो जाए तो आर्टिकल 356 लगा दिया जाएगा। और इसमें एक चीज और याद रखना कि यहां पर गवर्नर का पावर बढ़ जाता है, गवर्नर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में, हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, काम करने लग जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, देश में मिलिट्री उतार दी जाएगी, जहां दिक्कत होगा वहां पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, आर्टिकल 360, ये आज तक हमारे कंट्री में लगा नहीं है, भगवान की कृपा है, और लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा दिन कभी हम देखें ही नहीं। थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर हमें लगता है कि अब हमारे पास हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड में इतना पैसा नहीं है कि देश बहुत दिन तक चल सकता है या खत्म ही हो गया है, दोनों ही कंडीशन में लग जाए तो भी, या स्थिति आ गई है, तो फिर से ये तीनों इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। यहां पे इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब किसी भी तरीके की इमरजेंसी लगाई जाएगी, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगाया जा रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा रहा है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं 2021 को छोड़ के, मतलब आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता। आप यहीं पे लिख लेना, नोट्स बना लेना, बाकी सारे फंडामेंटल राइट या एज पर नीड सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज, अब देखिए हमारे संविधान के विश्वसनीयता और जो भी कुछ बॉडी है उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हमने उनको इंडिपेंडेंट बना दिया। जैसे कि हमने अभी देखा जुडिशियरी हमारी कैसी है, इंडिपेंडेंट है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, और भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश काम करे, उसको बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, कुछ बॉडी को एकदम इंडिपेंडेंट बना दिया कि उनके काम में इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं होगा, और उनके द्वारा किया गया जो काम है वो अपने हिसाब से करेंगे, उनको किसी भी समय हटाया नहीं जाएगा, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी मिली रहेगी। क्लियर है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप जानते हैं ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन, अगर इसको फ्री और फेयर काम के लिए नहीं अपॉइंट किया जाएगा तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो इन पर प्रेशर बनाएगी और अपने हिसाब से काम करवाएगी, पर नहीं करवा सकती। आज का करंट सिनेरियो देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई क्या ही उसको किसी का डर ही नहीं है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता रहे, इसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स और अकाउंट। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड से जो भी खर्चा हुआ है या पब्लिक के टैक्स दिए हुए पैसों से जो भी चीजें बनाई गई हैं, उसमें घोटाला हुआ है या ठीक से काम हुआ है, उसका सीएजी एकदम फ्रीली जांच कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट की जरूरत हो वो उसकी डिमांड कर सकते हैं और उस पर रिपोर्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे आईएएस आईपीएस हैं, वॉचडॉग ऑफ द मेरिट लिस्ट है, तो जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे वो सारे बहुत ईमानदार हों और उनके सिलेक्शन में किसी भी तरीके का गलत कुछ नहीं हो, इसलिए हमने यूपीएससी बनाया है। और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज को अपॉइंट करते हैं। 3 टियर
गवर्नमेंट ऑर्डिनरी 2 tier सिस्टम, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मेनली हमारे पास क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये ध्यान रखिए। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एडेड पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज क्राइटेरिया, 3rd tier गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 tier गवर्नमेंट लगा हुआ है, पंचायती राज लगा हुआ है, ये चीजें याद रखेंगे आप, ठीक है। पंचायती राज में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, तो ये है ग्राम पंचायत या पंचायती राज से, है ना। और पूछा जाए कि 74th तो म्युनिसिपैलिटीज से, तो ये आप याद रखेंगे। अब क्रिटिसिज्म, देखिए जहां पर काम है वहां पर क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग होंगे, और उनका होना अच्छा भी है, क्योंकि जब तक किसी चीज को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा उसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, ये भी है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो अलग अलग सोर्सेस से उठाया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, जिसमें मेजर रोल अभी आपने देखा था कि 1935 के एक्ट का है, ठीक है। बाकी अलग अलग देशों से, जैसे जर्मनी से हमने कुछ ले लिया, लंदन से हमने मतलब ब्रिटेन से कुछ ले लिया, अमेरिका से ले लिया, आयरलैंड से ले लिया, ऐसे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चीजें उठा कर के बना दी है, मतलब बोरो कर ली है। तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, उधार का संविधान, या आप समझ लो कि कॉपी पेस्ट वाला। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कंप्लीट इंडियनाइजेशन किया हुआ है, पर ठीक है अगर है तो आप याद रखो, लिखा हुआ है तो। क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि ये पूरा क्या है, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट का है, ठीक है, जिसमें 350 आर्टिकल उठाए गए हैं, ठीक है। अब काउंटर क्या है इसका, देखिए, इट वाज अडॉप्टेड टू द यूनिक नीड्स एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट कॉपी इंडियन है एंटी इंडियन। अब देखो ये बोला कि मतलब यूनिक, इसमें जो भी चीजें थी वो उठाई गई और इंडिया के हिसाब से है, वो नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि अन इंडियन है और एंटी इंडियन है, ठीक है। अब कुछ क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू क्या करेंगे, इसमें पॉलिटिकल ट्रेडिशन और कल्चरल स्पिरिट नहीं दिखता है भारत का। मतलब अब चूंकि वो बाहर से आया है, वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, तो उसमें भारतीय आत्मता का या भारतीयता का अभाव है, जबकि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कहीं भी है, पर ठीक है आप थोड़ा याद रख लेंगे, ये ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड है। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी जी के सपने के अनुसार यह संविधान नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। लैक ऑफ द आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी। जैसे गांधी जी का मेन सपना क्या था कि भारत का दिल कहां बसता है, गांवों में बसता है, तो गांवों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। हालांकि हाँ, ये उस समय उसमें एब्सेंट था, बट अभी आप जानते हैं पंचायती राज 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ दिया गया है। तो अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो, एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन विलेज पंचायत इनिशियली इसलिए हमने ऐड किया है कि अभी तो है ना विलेज पंचायत। एलिफेंटाइन साइज, बहुत भारी भरकम संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है मैं मानता हूं, पर इसके पीछे कारण भी तो है। हमारे पूरे अलग अलग राज्यों के अलग अलग संविधान होते और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का एक छोटा संविधान होता, तो लोग कहते हैं वाह बढ़िया संविधान। नहीं, हमारे पास एक ही संविधान है, चाहे वो सेंटर का बोलो या स्टेट का बोलो, मतलब पूरे देश के लिए एक संविधान है, पूरा देश एक संविधान से चलता है, और वो भी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के साथ कंट्री को हम कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा संविधान कैसा होगा, बड़ा होगा ही, ठीक है। इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू लॉन्ग कंटेनिंग अननेसेसरी डिटेल्स। नहीं, जरूरी होता है कई बार डिटेल को डालना, ठीक है। पैराडाइज ऑफ लॉयर, ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ज्यादातर लोग थे वो सारे बैरिस्टर थे या लॉयर थे उस समय के, ठीक है। तो क्रिटिक्स जैसे कि आइवर जेनिंग है, याद रखना, ये कहते हैं कि लॉयर का पैराडाइज था, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया, हालांकि इसके भाषा को जब आप देखोगे ना तो थोड़ा लगेगा कि हाँ हमारे संविधान का भाषा कैसा है, थोड़ा मतलब वो लॉ वाली भाषा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे कई लोग कहते हैं, और जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखते हैं तो उसमें बैरिस्टर्स और वकील थे, तो ऐसा आइवर जेनिंग साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये लॉयर पैराडाइज वकीलों का पूरा किया कराया था और वकीलों की ही भाषा में लिखा गया, ऐसी भी बातें मिलेंगी। ड्यू टू इट्स ओवर लीगलिस्टिक लैंग्वेज, देखो आ गया ना कि वो वकीलों वाले, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, इसके जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी नहीं है, ये कह रहे हैं, इसका लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इजीली समझ नहीं सकते हम, ठीक है। मेकिंग इट कॉन्फ्लिक्ट फॉर द
कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड। एक आम जनता अगर इसको पढ़ती है, एक आम आदमी इसको पढ़ता है जो तो मतलब बहुत संविधान और लॉ का ज्ञान नहीं रखता है, तो उसके लिए इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये चीज ऐसा बता रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना हमारे इस चार्ट पे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, देख लीजिए आप लोग। नहीं हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और फिर जूम करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहां से क्या था, मैं वो कर देता हूं जूम, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टर मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। ठीक है, चलिए अंडरलाइन करना स्टार्ट करते हैं, वो फिर से वो अपने साइज में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया, ये मैच द कॉलम में भी आता है और डायरेक्टली एक क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। जैसे जुडिशियरी जो हमने लिया है वो कहां से लिया है, फेडरल स्कीम्स जो हमने ली है वो कहां से ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर कहां से लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हमने कहां से उठाया है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसका सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कहां से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से है। वैसे ही हमसे पूछा जाए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो लंदन का या उस समय ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से हमने क्या लिया है। तो आपने देखा वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे हमारा पार्लियामेंट बेस्ड है, तो पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म। ये सारी चीजें हमने ये रटना है आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वहां पर ये नहीं होगा, हमें पढ़ते टाइम ये ध्यान में नहीं दे पाएंगे, ये हम नहीं समझा पाएंगे कि ये कहां से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है। क्लियर है? आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन उठा करके पूछ दे कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या रूल ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिका, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब देखिए जुडिशियरी हमने कहां से लिया है, ये लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, वो कहां से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपको पढ़ना है। जब हम हमारे कोर्ट्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम समझेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का क्या तरीका है, इंपीचमेंट प्रोसेस क्या होगा, प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाएगा, तो ये इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहां से लिया है, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाएंगे, जैसे मान लो करप्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लीगल नहीं है, सही नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कैसा होगा, क्या होगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से लिया हमने। देखना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका क्या होगा, ये हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, कनाडा से, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, देखिए, फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, वेस्टिंग ऑफ द रेसिडुअरी। जैसे मान लो कि हमने 2-3 लिस्ट बनाया, एक सेंट्रल लिस्ट बनाया, एक स्टेट लिस्ट बनाया और एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाया। इस तीनों लिस्ट में अगर कुछ छूट गया लिखने के लिए, तो बची हुई चीजें कहां जाएगी, डायरेक्टली सेंट्रल लिस्ट में पहुंच जाएंगी। मतलब वो पावर किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। ये हमने कहां से लिया है, तो कैनेडियन से लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, ठीक है, और एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे मान लो कभी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई चीज समझ नहीं आ रहा है प्रेसिडेंट को, तो वो एडवाइस ले सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, तो कॉन्करेंट लिस्ट लिया। अभी हमने देखा 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया है कि एक ऐसा लिस्ट हो जिसपे स्टेट भी नियम बना सके और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बना सके, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जब कोई बिल ऐसा आता है जो पास नहीं हो रहा है और वो बिल जरूरी है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 108 कि वो ज्वाइंट सिटिंग बिठा दे। ठीक है, होमवर्क है आपका कि आप देखना किस किस बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, और सॉरी, इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब भी इमरजेंसी लगेगा, तो मैंने बताया था 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के क्या होगा, बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स या
कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। अच्छा, कैंसिलेशन नहीं बोल रहे हैं हम, सस्पेंशन बोल रहे हैं। फंडामेंटल राइट को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये सोवियत जो यूएसएसआर था, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंड हुआ बाद में। ठीक है, एंड द आइडियल जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड इन द प्रीएबल, मतलब जो हमारा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है, आइडिया ऑफ जस्टिस है, ये हमने कहां से लिया है, प्रीएम्बल में, ये भी हमने यूएसएसआर से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, रिपब्लिकन सिस्टम या रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी टर्म है, ये टर्म किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है या किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, आप अच्छे से याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसा होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, मतलब आर्टिकल 368 काम कैसे करेगा, ये हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इनको आप बहुत अच्छे से याद करना, हमने जितना पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लोग वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब एमसीक्यू एग्जाम के लिए, उसमें ये है। क्लियर है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ना। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए, आगे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।